हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज वाले इस लेक्चर में हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की जो हमने स्टडी की थी लास्ट लेक्चर में, जिसको हमने फिनिश कर लिया था, उसके क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं। भाई, हमने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, चैप्टर नंबर 17 एनसीईआरटी 11 क्लास। अब पूरा चैप्टर जो कंप्लीट कर लिया, तो अब अपना फर्ज बनता है कि हम उससे रिलेटेड सभी क्वेश्चन सोल्व करें। फर्स्टली हम क्वेश्चन वो ले रहे हैं जो पिछले एग्जाम्स में पूछे गए हैं। लास्ट जो लगभग 15 एग्जाम है, 15 ईयर्स के जो एग्जाम है, उनमें पूछे गए प्रश्न है, नीट में या एपीएमटी में। जैसे 2020 में कैसा क्वेश्चन आया, 2019 में कैसा क्वेश्चन आया, 2018 में कैसा क्वेश्चन आया, 2010 से पहले कैसे क्वेश्चन आते थे, ये सभी क्वेश्चन इस वाले लेक्चर में हम देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चंस की लैंग्वेज दोनों है, हिंदी भी है, इंग्लिश भी है, ताकि इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट को भी परेशानी नहीं आए और हिंदी वाले मीडियम वाले स्टूडेंट को भी परेशानी नहीं आए। दोनों लैंग्वेज में हम क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं जो कि 2020 में पूछा गया था नीट एग्जाम के। सॉरी, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। भाई, ऑक्सीजन के परिवहन के संदर्भ में गलत कथन को पहचानो। ये क्वेश्चन पूछा गया था 2020 में। अब ऑक्सीजन के परिवहन के संदर्भ में गलत कथन छाटना है। अपन ने ऑक्सीजन का परिवहन अच्छे से पढ़ा था, अपना ये क्वेश्चन सही होएगा। फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए, ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन से बंधुता मुख्यतः O2 के आंशिक दाब से संबंधित होती है। भाई, सही कथन है, अपन को गलत कथन छाटना है, अपन को गलत कथन छाटना है। ठीक है, अपन को सिलेक्ट करना है गलत कथन, रॉन्ग स्टेटमेंट, रॉन्ग स्टेटमेंट। बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन इज मेनली रिलेटेड टू पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। यस, सही स्टेटमेंट है। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, कैन इंटरफेयर विद O2 बाइंडिंग विद हीमोग्लोबिन। यस, भाई ऑक्सीजन के बाइंडिंग होने में पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 प्रभावित करता है। हमने ऑक्सी हीमोग्लोबिन के जो कर्व था उसमें भी देखा था हमने, तो ये सही स्टेटमेंट है। हायर H plus concentration in alveoli, higher H plus concentration in alveoli favors the formation of oxyhemoglobin। नहीं भाई, ये गलत बात है। हायर H plus से क्या मतलब है? हायर H plus से मतलब है अगर H plus ज्यादा है, इसका मतलब होगा H plus ज्यादा होने का मतलब है एसिडिटी बढ़ेगी। भाई, जो ग्राफ होता है अपना अम्लता नापने का, उसमें 7 पे अपना क्या रहता है, पीएच न्यूट्रलाइज, और इधर चलने पे क्षार, इधर चलने पर अम्लता। जब H प्लस की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो एसिडिटी बढ़ेगी, मतलब हम इधर की तरफ बढ़ेंगे, मतलब पीएच घटेगी। पीएच बढ़ती किधर है, इस तरफ, घटती किधर है, इस तरफ, तो पीएच बढ़ेगी और पीएच बढ़ेगी। ठीक है, एसिडिटी बढ़ेगी, तो क्या हुआ, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बाइंडिंग जो है उसके फॉर्मेशन के फेवर में होती है। क्या पीएच इधर बढ़ेगी क्या, इधर चलने पर? भाई, पीएच बढ़ने से मतलब है अम्लता एल्कलिटी बढ़ना, क्षारीयता बढ़ना। लेकिन यहां पीएच घट रही है। पीएच क्या हो रही है, पीएच घट रही है, क्योंकि H प्लस बढ़ रहा है। जब H प्लस बढ़ेगा तो क्या होएगा, एसिडिटी बढ़ेगी, और एसिडिटी बढ़ेगी, इसका मतलब है पीएच का मान घटेगा। भाई, पीएच का मान कहां से कहां तक रहता है, 1 से 7 के बीच में, तो पीएच का मान घटेगा, और पीएच घटने पर यह ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फेवर में नहीं रहता है। एसिडिटी ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फेवर में नहीं रहती है। तो रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा हो गया, ये वाला। फोर्थ स्टेटमेंट देखिए, लो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इन एल्वेलाई फेवर्स द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन। यस, कार्बन डाइऑक्साइड का कम पार्शियल प्रेशर ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनाने के लिए फेवरेबल होता है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। अब हमको क्वेश्चन में पूछा था गलत स्टेटमेंट चार्टिए, गलत कौन सा है, 3rd नंबर का। तो सही आंसर क्या लगाएंगे हम, सही आंसर लगाएंगे हम 3rd स्टेटमेंट नंबर 3 गलत है, और गलत कथन पूछा था हमको, इसलिए हम इसका आंसर रहेगा 3rd। आपको समझ में आ गया होगा ना? कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए आप, नीट 2020 में पूछा गया था ये क्वेश्चन भी। सेलेक्ट द करेक्ट इवेंट्स दैट अकर ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन के दौरान होने वाला सही कथन छांटना है हमको। सेलेक्ट द करेक्ट इवेंट दैट अकर ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। भाई हिंदी वाले भी देख लीजिए, हिंदी वाले भी देख लीजिए। अंतःश्वसन के दौरान होने वाली सही घटनाओं का चयन करें। ठीक है, हिंदी वाले भी देख लीजिए। चलिए हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में। भाई घटनाएं सुनिए आप। डायाफ्राम का संकुचन, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायाफ्राम, सही बात है। हाँ मुझे लगता है सही हमने पढ़ा था यह चीज। डायफ्राम का कॉन्ट्रैक्शन होता है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, यस इंस्पिरेशन के दौरान ये दोनों प्रोसेस होते हैं। ठीक है, ये दोनों स्टेटमेंट सही है। पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीज, नहीं भाई, इंस्पिरेशन के दौरान हम बाहरी वायुमंडलीय वायु को अंदर लेते हैं, और अंदर लेने से मतलब है कि वहां पर वॉल्यूम इंक्रीज होएगा, डिक्रीज नहीं होएगा, वॉल्यूम इंक्रीज होएगा, इसलिए यह स्टेटमेंट गलत है। इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इंक्रीज, नहीं, प्रेशर तो डिक्रीज होएगा। ठीक है, वॉल्यूम डिक्रीज, प्रेशर डिक्रीज, तो वॉल्यूम यहां पर डिक्रीज होएगा ये बोल रहे हैं, जबकि वॉल्यूम डिक्रीज नहीं होता है, वॉल्यूम इंक्रीज होता है। इंस्पिरेशन के दौरान वॉल्यूम इंक्रीज होता है, ठीक है, लंग्स के अंदर, तभी तो वायु अंदर भरेगी। ठीक है, लेकिन प्रेशर यहां पर डिक्रीज हो जाता है, ये बोल रहे हैं इंक्रीज की, इसलिए ये भी गलत है, दोनों कथन गलत है। ए और बी सही है, अपना फर्स्ट ऑप्शन सही रहेगा इसमें। चलिए ये क्वेश्चन देखिए आप, नीट 2019 में पूछा गया था। वायु द्वारा उत्पन्न एलर्जक एवं प्रदूषकों के कारण नगरीय स्थानों में काफी व्यक्ति श्वसनीय विकार जो घबराहट उत्पन्न करते हैं से पीड़ित हो जाते हैं वो व्यक्ति। बट ड्यू टू इंक्रीज एयरबोर्न एलर्जेंस एंड पोल्यूटेंट्स मेनी पीपल इन अर्बन एरियाज आर सफरिंग फ्रॉम रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर कॉजिंग वीजिंग ड्यू टू, घरघराहट उत्पन्न होती है उनमें। ठीक है, अभी किस कारण होता है? नासिका गुहा में श्लेष्मा स्तर की मामूली वृद्धि, नहीं, ये नहीं पढ़ा था हमने, गलत। श्वसनी एवं श्वसनिकाओं का इन्फ्लामेशन, क्या है सही है? श्वसनी और श्वसनिकाओं का इन्फ्लामेशन, यस, इन्फ्लामेशन की बात की थी हमने, श्वसनी और श्वसनिकाओं का इन्फ्लामेशन। रेशेदार ऊतकों का प्रोलिफिकेशन, नहीं। निमोटोसाइट के द्वारा पृष्ठ सक्रियण के श्रवण में कमी, नहीं। इसमें ऑप्शन 2 सही, इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकी एंड ब्रोंकियोल्स। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में अपना सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नीट 2019 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, ये भी 2019 पूछा गया था 2019 में। एक व्यायामी के ज्वारीय आयतन एवं निश्वसनीय सुरक्षित आयतन क्रमशः 500 ml और 1000 ml है। यदि अवशिष्ट आयतन 1200 ml हो, अवशिष्ट आयतन 1200 ml हो, तब इसकी निश्वसन क्षमता क्या होती है? भाई अवशिष्ट आयतन से हमें कोई लेना देना नहीं, हमको क्या छांटना है यहां पर? उसकी एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। ठीक है, हमको क्या पूछा? उसकी निश्वसन क्षमता। ठीक है, निश्वसन क्षमता पूछा है ना हमको, क्या पूछा है? एक्सपिरेटरी कैपेसिटी पूछा है हमको। ठीक है, किसकी? एक एथलीट की। टाइडल वॉल्यूम ऑफ एंड एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ऑफ एन एथलीट 500 ml एंड 1000 ml रेस्पेक्टिवली। व्हाट विल बी हिज एक्सपिरेटरी कैपेसिटी? एक्सपिरेटरी कैपेसिटी क्या होती है पता है आपको? एक्सपिरेटरी कैपेसिटी क्या होती है, क्या आप बता सकते हैं? एक्सपिरेटरी कैपेसिटी क्या होती है, जल्दी से बताइए। भाई आपको पता था एक्सपिरेटरी कैपेसिटी के बारे में पूछ रहा, तो एक तो था अपने पास टाइडल वॉल्यूम, कितना था? 500 ml। ठीक है, एक था अपने पास
एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इन दोनों को मिला के हमने क्या बोला था, हमने बोला था ईसी, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। एक तो नॉर्मल ब्रीथ के दौरान छोड़ी गई वायु और एक जोर लगाकर छोड़ी गई वायु इज इक्वल टू ईसी, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। तो सही आंसर हो जाएगा अपना यहां पर 1500 ml। बात समझ में आई भाई? अपने पास जो ग्राफ था ना उसमें एक तो था 500 ml, इसके इधर चलेंगे तो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इसके इधर चलेंगे एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ईआरवी, इधर आईआरवी, और ये टीवी। समझ में आ रही है बात? और इसके नीचे था रेजिडुअल वॉल्यूम, आरवी। ठीक है, अब हमको पूछा है एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, तो हम यहां से यहां तक की बोलेंगे भाई। एक तो सामान्य श्वसन के दौरान छोड़ी गई और एक जोर लगा के छोड़ी गई, दोनों को मिला के क्या बोलती हैं? ईसी, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी 1500 ml। अपन को दोनों वैल्यू दी गई है, 500 ml और 1000 ml। चलिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, स्तंभ में दी गई मदों का स्तंभ सेकंड की मदों से मिलान कीजिए और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। भाई ज्वारीय आयतन किसे कहते हैं? ज्वारीय आयतन पता है आपको? टाइडल वॉल्यूम। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है, 500 से 550 ml। अंतर सुरक्षित आयन, अंतर शोषण सुरक्षित आयन पता है आपको? आप इंग्लिश में देखिए, इंग्लिश में देखिए, बेटर समझ में आएगा इंग्लिश में। यहां पर इंग्लिश वाले ऑप्शन में देखिए, टाइडल वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम दे रखा है अपने पास, अपन ने मिलान किया कॉलम 1 का कॉलम सेकंड से। एक और अगर आप देखेंगे तो यहां पे देख रहा है रेजिडुअल वॉल्यूम दे रखा है, और रेजिडुअल वॉल्यूम कितना होता है अपने पास? 1100 से 1200 ml। चलिए, ये लिख दिया यहां पे 1100 से 1200 ml। और आप देखेंगे यहां पर कि एक और चीज दे रखी है अपन को, हिंदी वाले हिंदी में देखिए, ठीक है, इंग्लिश वाले इंग्लिश में देखना। आप स्क्रीनशॉट लेके सोल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को, बाद में सॉल्यूशन देख लेना। चलिए, हमने दोनों का मिलान किया। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम अभी ऊपर ही ज्ञात किया था हमने, लगभग 1500 ml। क्या कहीं किसी ऑप्शन में मैच हो रहा है क्या? एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम अपन को भी 1000 ml, सॉरी 1000 ml की कहा था अभी ऊपर, और आपको पता है अपन ने ग्राफ में भी 1000 ml के देखा था, 1000 या 1100 ml एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो हम एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ये मिला देंगे 1000 से 1100 ml। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम पता है आपको? इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम टाइडल वॉल्यूम के ऊपर वाला। भाई अपने पास 4 वॉल्यूम थे, बीच में क्या था? टीवी, टीवी था ना, टाइडल वॉल्यूम। इधर क्या था? इधर था अपने पास आईआरवी, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसके नीचे क्या था? एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और देन यहां पर क्या था? रेजिडुअल वॉल्यूम। इसका मान था अपने पास 1100 से 1200 ml। ठीक है, ईआरवी का मान था अपने पास कितना था? लगभग 1000 से 1100 ml। इसका 500 और इसका 2500 से 3000। ठीक है, तो ये हमने सही मिला दिया यहां पे। अब कॉलम छांटेंगे हम। चलिए कॉलम देखिए, भाई ए का थर्ड देखिए, ए का थर्ड किसमें है? ए का थर्ड एक तो इसमें, एक इसमें, ये थर्ड ही है यहां पे। ठीक है, यहां थोड़ी सी मिस प्रिंट है, ये थर्ड है यहां पे। ठीक है, ये थर्ड लिखा हुआ है, ओके, ध्यान रखना इसको। चलिए ए का थर्ड देखिए, ए का थर्ड किसमें है? सेकंड और थर्ड में है ए का थर्ड, इसलिए फर्स्ट और फोर्थ तो गलत हो गए क्योंकि ए में थर्ड नहीं है वहां पर। अब आप देखेंगे बी में, देखिए बी में फर्स्ट किसमें है? सेकंड वाले ऑप्शन में बी में फर्स्ट है, इसलिए सेकंड वाला ऑप्शन सही, बाकी गलत। ठीक है, अपना मिलान सेकंड वाले में हो रहा है। ठीक है, तो ये हमने क्वेश्चन सोल्व किया है। यहां पर हिंदी वाले भी देख लीजिए, सेकंड ऑप्शन सही रहेगा। आप यहां पर मिलान कर लीजिए, ज्वारीय आयतन मिलाया था हमने,
अवशिष्ट आयतन, रेजिडुअल आयतन मिलाया था, अंतर शोषण सुरक्षित आयतन ये था, और निशोषण सुरक्षित आयतन ये था। चलिए ऑप्शन सेकंड सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, नीट 2018 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प क्रमशः दमा व वात स्थिति में फेफड़ों की दशा को उचित रूप से दर्शाता है? Which of the following option correctly represent the lung conditions in asthma and emphysema respectively? श्वसनी सतह में अधिकता, श्वसनिका में शोथ नहीं, श्वसनिका की संख्या में अधिकता, श्वसनी सतह में अधिकता नहीं। और श्वसनिका में शोथ और श्वसनी सतह में कमी, मेरे को ये सही लग रहा है, आपको भी यही लगना चाहिए। श्वसनी सतह में कमी, श्वसनिका में शोथ नहीं। इंग्लिश में देखिए, इंक्रीज रेस्पिरेटरी सरफेस इन्फ्लेमेशन एंड ब्रोंकियाई नहीं, इंक्रीज नंबर ऑफ ब्रोंकियाई, भाई नंबर ऑफ ब्रोंकियाई कैसे इंक्रीज होगी और रेस्पिरेटरी सरफेस कैसे इंक्रीज हो जाएगी बीमारी में? नहीं, डिक्रीज होएगी। रेस्पिरेटरी सरफेस डिक्रीज, ये देखिए डिक्रीज रेस्पिरेटरी सरफेस और इन्फ्लामेशन इन ब्रोंकियल, ब्रोंकियल्स में इन्फ्लामेशन होता है, ये सही रहेगा। ठीक है, तो 6 में थर्ड। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप, नीट 2017 का। फेफड़े हवा से भरे हुए कोश कुपिकाओं के बने होते हैं, बलपूर्वक निःश्वासन के बाद भी ये किस कारण से पूर्णतः नहीं सिकुड़ते हैं? भाई हम बलपूर्वक बहिर्शोषण करते हैं, ठीक है, जोर से बहिर्शोषण करते हैं, सारी हवा बाहर निकाल देते हैं, फिर भी फेफड़े हमारे पिचकते नहीं है। ठीक है, फेफड़े हमारे सिकुड़ते नहीं है। क्यों नहीं सिकुड़ते हैं? नॉर्मल सी बात है, अवशिष्ट आयतन रहता है वहां पर, रेजिडुअल वॉल्यूम, अवशेषी आयतन, इसकी वजह से कुछ मात्रा हवा वहां पर भरी रहती है, इस वजह से हमने कुपिकाएं पिचकती नहीं है, फेफड़े सिकुड़ते नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, lungs do not collapse between breath and some air always remain in the lungs which can never be explained because जो lungs के अंदर lungs कोलैप्स नहीं होते है ना, सिकुड़ते नहीं है, lungs do not collapse between breath, breath के दौरान, breath के बीच में, यहां पर लिख सकते हैं सांसों के दौरान या सांसों के बीच में lungs सिकुड़ते नहीं है, कोलैप्स नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये क्यों नहीं होते? एयर ऑलवेज रिमेन इन द लंग विच कैन नेवर बी एक्सप्लेनेड बिकॉज। ठीक है, और एयर अपने शरीर के अंदर जो एयर बनी हुई है अपनी अपने लंग्स के कुपिकाओं में जो एयर बनी हुई है जिसको हम बाहर नहीं निकाला जा सकता, रेजिडुअल वॉल्यूम को। ठीक है, तो ये क्यों है? देयर इज नेगेटिव प्रेशर इन द लंग्स, लंग्स के अंदर नेगेटिव प्रेशर है? नहीं, लंग्स के अंदर कोई नेगेटिव प्रेशर नहीं है। There is a negative interpleural pressure pulling at the lung wall. Yes, नेगेटिव इंटरप्लूरल प्रेशर है जो लंग्स की वॉल खींचता है। ठीक है, फेफड़े की दीवारों पर एक नकारात्मक अंतःफुस्फुसी दबाव लगता है, इस वजह से कुछ वायु की मात्रा वहीं पर बनी रहती है, बाहर नहीं निकल पाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, नेम द पल्मोनरी डिजीज इन विच alveolar surface area involved in gas exchange is drastically reduced due to damage in the alveolar wall। हिंदी में देखिए, उस फुसफुसीय रोग का नाम बताइए जिसमें कुपिकी भित्तियों के क्षत हो जाने के कारण गैस विनिमय में शामिल कुपिकीय सतह क्षेत्र बहुत अधिक कम हो जाता है। चलिए आंसर बताइए जल्दी से। ऐसा किसमें होता है? अस्थमा में नहीं, प्लूरिसी में नहीं, एम्फाइसीमा में ऐसा होता है, निमोनिया में भी नहीं होता है। ठीक है, अस्थमा में नहीं, प्लूरिसी में नहीं, वात स्फीति देखा था हमने, उसमें ऐसा होता है। आप रीड करना, अगर आपको याद नहीं आ रहा हो आंसर, आप सोल्व नहीं कर पा रहे हो तो लेक्चर देखना आप। रक्त द्वारा अवशोषित कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग 70% भाग फेफड़ों तक परिवहन कैसे होता है? ठीक है, हाउ अबाउट 70% ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब
बाय द ब्लड इज ट्रांसपोर्टेड टू द लंग्स। भाई ब्लड के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब की जा रही है उसका 70% भाग कैसे वहन किया जाता है? एज ए बाइकार्बोनेट आयन। क्या बाइकार्बोनेट आयन के रूप में? यस, फर्स्ट ऑप्शन ही सही है अपना। बाइकार्बोनेट आयन के रूप में 70% किया जाता है। ठीक है, पता ही होगा आपको। डिजोल्व फॉर्म में लगभग यहां पर 6 से 7%, और आरबीसी के द्वारा लगभग 23%। ठीक है, तो ये रहता है। तो मैक्सिमम किसके द्वारा? बाइकार्बोनेट आयन के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट 2014 में पूछा गया था एपीएमटी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 हो गया था अपना। क्वेश्चन नंबर 11 नीट 2013 का क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िए। चित्र में मानव श्वसन तंत्र का एक आरेखी दृश्य दर्शाया गया है जिसमें 4 नामांकन ए, बी, सी और डी दिए गए। अंग की सही पहचान के साथ साथ उसके प्रमुख कार्य और अथवा विशिष्टता के विकल्प को चुनिए। देखिए, आप इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। द पिक्चर शोज ए ग्राफिकली व्यू ऑफ द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम with 4 nominations A, B, C and D given. Select the correct identification of the organ as well as its major function and uniqueness. भाई आपको जो नॉर्मल सी बात पूछी है, जहां जहां पर ABCD दिए हैं कोई इनमें से एक सही दिया है ऑप्शन के अंदर। देखिए डी को देखिए, लोअर एंड ऑफ द लंग ड्यूरिंग इंस्पिरेशन द डायफ्राम पुल्स इट डाउन। लोअर एंड ऑफ द लंग, क्या है? लोअर लंग का लोअर एंड है। इंस्पिरेशन के दौरान डायफ्राम पुल डाउन होता है, यस, पर ये लंग का लोअर एंड नहीं। ये डायफ्राम एक इंडिविजुअल स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, डायफ्राम एक इंडिविजुअल स्ट्रक्चर होती है। ट्रेकिया, ए देखिए, ट्रेकिया, यस ट्रेकिया है। ए लॉन्ग ट्यूब, यस। फॉर द एयर टू बी इनहेल्ड, यस। विच इज सराउंडेड बाय कार्टिलेजिनस रिंग्स ऑन ऑल 4 साइड, नहीं, 4 साइड नहीं, एक साइड पे फ्री रहता है। सी आकार के छल्ले पाए जाते हैं, चारों तरफ से थोड़ी घिरे रहते, सी आकार के छल्ले पीछे से ओपन रहते हैं, इसलिए ये स्टेटमेंट भी गलत। थर्ड पढ़िए, बी प्लूरल मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन सराउंडेड द रिब्स, रिब्स के थोड़ी सराउंडेड रहती है, ये तो लंग्स के सराउंडेड रहती है, ये भी गलत हो गया। सही आंसर हो गया सी एल्वुलाई, थिन वेस्कुलर स्ट्रक्चर फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 12 मानवों में श्वसन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? एपीएमटी 2012 में पूछा गया था। पत्थर को तोड़ने और घिसने के उद्योगों में काम करने वाले श्रमिकों को फेफड़ा रेशा का रोग हो सकता है, हो सकता है। लगभग 90% कार्बन डाइऑक्साइड का वहन हीमोग्लोबिन द्वारा, नहीं, गलत स्टेटमेंट। कार्बन डाइऑक्साइड का हीमोग्लोबिन कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में 23% होता है। सिगरेटों के धूम्रपान में श्वसनिकाओं में शोथ पैदा होता है, नहीं। मस्तिष्क के पौन क्षेत्र में स्थित श्वसन नियमन केंद्र से निकलने वाले तंत्रिके संकेतों से अंतर श्वसन की अवधि बढ़ सकती है, नहीं। क्या होता है? पत्थर को तोड़ने और घिसने के उद्योगों में काम करने वाले श्रमिकों में फेफड़ा रेशेमयता का रोग हो सकता है। ठीक है, ये स्टेटमेंट सही है। चलिए नेक्स्ट, ऐसे लोग जो मैदानी इलाकों में रहने वाले हैं, अगर लगभग पिछले 6 महीने में ऐसे लोग जो मैदानी इलाकों में रहने वाले हैं, रहते हैं वहां पर हो, मगर वह लगभग पिछले 6 महीनों से रोहतांग दर्रे के निकटवर्ती क्षेत्रों में जाकर रह रहे हैं। ठीक है, मतलब ये ऊंचाई वाला क्षेत्र है। अब आप देखिए स्टेटमेंट, उनमें ऊंचाई, मिचली, थकावट आदि के लक्षण आ जाते हैं, रॉन्ग स्टेटमेंट। उनकी आरबीसी गणना तो सामान्य रहती है, मगर उनमें हीमोग्लोबिन में O2 के लिए अधिक बंधन बंधुता आ जाती है, नहीं। उनमें आरबीसी की संख्या बढ़ती है जिनकी O2 के लिए बंधन बंधुता घट जाती है, यस। थर्ड इसमें सही जवाब है। वे शारीरिक तौर पर फुटबॉल जैसे तेज भाग दौड़ वाले खेलों के लिए फिट नहीं होते, नहीं। थर्ड क्यों सही है? क्योंकि आरबीसी की संख्या ऊपर हाई जो हिल स्टेशन होते हैं उन पर जाने पर आरबीसी की संख्या बढ़ती है। क्यों बढ़ती है?
क्योंकि ऑक्सीजन की वहां पर प्रेशर की वजह से ऑक्सीजन की हल्की सी कमी रहती है, इस वजह से ज्यादा ऑक्सीजन को बाइंड करने के लिए वहां पर आरबीसी बढ़ जाती है। सांस लेने के संदर्भ में यदि जानबूझकर प्रयास किया जाए तो हम में से अधिकतर के लिए निम्नलिखित में से किस एक के होने की संभावना हो सकती है? If consciously tried in terms of breathing for most of us, which one of the following is likely to happen? क्या घटित होएगा अगर हम जानबूझकर अंतर शोषण करें? ठीक है, बलपूर्वक सांस को बाहर छोड़ते हुए फेफड़ों को पूरी तरह हवा से खाली कर दिया जा सकता है। फेफड़े कभी हवा से खाली नहीं होते, गलत। कोई चाहे तो पूरी तरह ऑक्सीजन रहित वायु, नहीं भाई, ऑक्सीजन थोड़ी छांट सकते हैं अपन, अपने वायु में तो सारी गैसें मिश्रित होती है। नाक और मुंह दोनों को पूरी तरह बंद करके सांस की वायु को यूस्टेचियन ट्यूब के द्वारा बाहर निकाला जा सकता है, नहीं, गलत। कोई चाहे तो जानबूझकर पसलियों को जरा भी चलाए बिना केवल डायाफ्राम को चलाकर सांस को भीतर खींच सकता है और बाहर निकाल सकता है, यस, ये सही है। आप नॉर्मल बैठे रहिए, हल्की हल्की सी सांस लीजिए, बिल्कुल मध्यम मध्यम सी, आपकी पसलियां नहीं लेगी, लेकिन आपकी डायफ्राम की सहायता से आप सांस श्वसन कर सकते हैं। तो फोर्थ इसमें सही ऑप्शन रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एफएमटी 2011 क्वेश्चन है, दो दोस्त एक ही मेज पर बैठे हैं, खाना खा रहे हैं, उनमें से एक को कुछ खाना निगलते समय अचानक से धक्का लगता है। धक्का लगना किस भाग के अनुचित गति के कारण होता है? ठीक है, imbalancing movement. Two friends were sitting at the same table having dinner together. One of them suddenly began to feel a shock while swallowing some food. Which part of this slump would have happened due to improper movement? किसके improper movement की वजह से उसकी खाना उलझ जाता है? Epiglottis, नॉर्मल सी बात है, डायफ्राम नहीं, गर्दन नहीं, जीभ नहीं। डायफ्राम के इम्बैलेंसिंग की वजह से तो अपन को हिचकी चलती है, ठीक है, इम्प्रॉपर मूवमेंट की वजह से, डायफ्राम के इम्प्रॉपर मूवमेंट की वजह से हिचकी चलती है। लेकिन खाना किसके इम्प्रॉपर मूवमेंट से उलझता है? एपिग्लोटिस की वजह से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शरीर के ऊतकों से निकली अधिकांश कार्बन डाइऑक्साइड CO2 रक्त के भीतर किस रूप में मौजूद हुआ करती है? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन? नहीं, अपन को पूछा है ऊतकों से निकलती कार्बन डाइऑक्साइड रक्त के भीतर किस रूप में मौजूद हुआ करती हैं? ठीक है, रक्त के भीतर, ध्यान दीजिए क्वेश्चन पर, रक्त के भीतर की पूछा है। आरबीसी में कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन? नहीं, ठीक है, अपन को पूछा है यहां पर अधिकांश, बात पे गौर कीजिए, अधिकांश कार्बन डाइऑक्साइड, अधिकांश मतलब अधिक मात्रा, अधिक परसेंटेज। कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन तो 23% होता है, रक्त प्लाज्मा में लगभग 6-7%, रक्त प्लाज्मा में मुक्त CO2 के रूप में नहीं, 70% कार्ब हीमोग्लोबिन तथा 30% बाइकार्बोनेट के रूप में, यस, ये सही जवाब है। कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन नहीं, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, आप यहां पर चूक गए, आपने थर्ड वाले पे जोर नहीं दिया। रक्त प्लाज्मा में मुक्त CO2 के रूप में, क्या यह सही हो सकता है? यहां पर नहीं, यह गलत है यहां पर। तो कौन सा ऑप्शन अपन सही नहीं कर पा रहे हैं? यहां पर दो वाले पे गौर कीजिए, रक्त प्लाज्मा तथा आरबीसी में। देखिए आगे दो बातें बोली हैं यहां पर, इस तरह क्वेश्चन गलत होते हैं जल्दबाजी में। रक्त प्लाज्मा तथा आरबीसी में बाइकार्बोनेट के रूप में, यह सही जवाब है। मैक्सिमम अधिकांश CO2 किसके भीतर, जगह का नाम पूछा है हमको, अधिकांश कार्बन डाइऑक्साइड रक्त के भीतर किस रूप में मौजूद होती हैं? ठीक है, तो रक्त प्लाज्मा में तथा आरबीसी में बाइकार्बोनेटों के रूप में, ठीक है, यह सही जवाब है, ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में जो हम जल्दबाजी में गलत कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, नीचे दिए जा रहे आंकड़ों में एक सामान्य वयस्क मानव की 4 श्वसन क्षमताएं A से D तथा गड़बड़ किए हुए 4 श्वसन आयतन दिए गए हैं। ठीक है,
भाई 4 श्वसन आयतन दिए गड़बड़ किए हुए। अब अपन को सही सही छांटना है। अब आप देखिए श्वसन क्षमता इधर तो दी गई है, फर्स्ट कॉलम में अपन को श्वसन क्षमताएं, इधर दिए गए हैं आयतन। अवशेषी आयतन, अवशेषी आयतन कितना होता है पता है आपको? अवशेषी आयतन, यस, अवशेषी आयतन होता है रेजिडुअल वॉल्यूम 1100 से 1200 ml। वाइटल आयतन पता है क्या आपको? वाइटल आयतन, वाइटल आयतन कुछ नहीं होता, वाइटल कैपेसिटी होती है। अंतः श्वसन इंस्पिरेटरी रिजर्व आयतन पता है आपको? आप बता सकते हैं ये इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, अंतः श्वसन रिजर्व आयतन कितना होता है? 3000 ml। यहां पर दे रखा है क्या? नहीं दे रखा है, कहीं नहीं दे रखा, लेकिन अवशेषी आयतन यहां पर दे रखा, आप देखिए 1200 ml अवशेषी आयतन, ठीक है। विटल आयतन नहीं दे रखा, अंतः श्वसन नहीं दे रखा। अब आप देखिए यहां पर अंतः श्वसन क्षमता, अंतः श्वसन क्षमता पूछिए, इंग्लिश में भी देख लीजिए, आप इंग्लिश में देख सकते हैं। चलिए अंतः श्वसन क्षमता यस दे रखी है, अंतः श्वसन क्षमता 3500 ml। क्या है ये? इंस्पिरेटरी रिजर्व कैपेसिटी। अब आप देखेंगे कि सही सही मिलान कीजिए। 4500 ml, 3500 ml, 4500 ml जैसी तो कुछ चीज नहीं होती है, अपन को सारी वैल्यू पता होनी चाहिए, ठीक है। 3500 ml होता है, लेकिन ये गलत हो गया। 2500 ml जैसा कुछ होता है, क्या होता है? 2500 ml जैसा कुछ कुछ होता तो है। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, लेकिन यहां पर दे रखा है कि इंस्पिरेटरी रिजर्व आयतन, यस इंस्पिरेटरी रिजर्व आयतन, लेकिन वो होता है 2500 से 3000। अब यहां एक्यूरेट भी दे रखा है, ठीक है। 4500 ml कुछ होता है नहीं, 1200 ml होता है रेजिडुअल वॉल्यूम, लेकिन 2500 कुछ नहीं। 3500 देखिए, 3500 ml कुछ होता है, अपन ने यहां छांटा है 3500 ml अंतः श्वसन क्षमता, और 1200 ml कुछ होता है यस अवशेषी आयतन 1200 ml। तो निम्नलिखित में से किसी एक में दो क्षमताओं तथा आयतनों को सही मिलाया गया है। भाई ये देखिए आप, ये सही मिलाया गया है, ये 3500 ml इंस्पिरेटरी रिजर्व कैपेसिटी, ठीक है, इंस्पिरेटरी रिजर्व नहीं, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी बोलिए इसको, कैपेसिटी, इंस्पिरेटरी रिजर्व तो वॉल्यूम हो रहा है, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, ठीक है। अब ये देखिए आप 1200 ml रेजिडुअल वॉल्यूम सही दे रखा है, इस ग्रुप में दोनों बातें सही है, बाकी इन तीनों में गलत है। ऑप्शन 4 सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन 4 अपना सही जवाब, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 18। एक सामान्य स्वस्थ मानव वयस्क के प्रति 100 ml रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है? भाई 12 से 16 ग्राम, नॉर्मल सी बात है, डायरेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब। मानवों में आरबीसी के विषय में क्या सही है? आरबीसी के विषय में ये CO2 का कतई वहन नहीं करती हैं, करती हैं भाई, CO2 का वहन करती हैं, ये तो गलत बात होगी। यह CO2 के लगभग 20 से 25% भाग का वहन करती है आरबीसी। क्या सही बात है? बिल्कुल सही बात है, 20 से 25% आरबीसी जो है CO2 का वहन करती है, ये सही है, ये सही है। इसमें सेकंड, फर्स्ट गलत है। थर्ड गलत क्यों है? 95% O2 का परिवहन करती है, नहीं, O2 का 95% नहीं करती है, ये केवल 80% ऑक्सीजन का परिवहन करती है, नहीं, ठीक है। ऑप्शन सेकंड सही जवाब। 2010 APMT 2008 APMT। हमारे फेफड़ों की जैवधारिता क्या होती है? फेफड़ों की जैवधारिता बतानी है भैया। प्रश्वसन निचय आयतन, भाई आप इंग्लिश में देख लीजिए, ये इंग्लिश में ज्यादा समझ में आएगा। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, भाई हमने देखा था यहां पर गेट आइडल वॉल्यूम था टीवी।
इसके ऊपर था इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। इसके नीचे था एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और इसके नीचे था रेजिडुअल वॉल्यूम, ठीक है। अब हमको पूछिए हमारे फेफड़ों की जैवधारिता, ठीक है। व्हाट इज द वाइटल कैपेसिटी ऑफ लंग, वाइटल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी पूछा है हमको। वाइटल कैपेसिटी कितनी होती है, फोर्सफुल इंस्पिरेशन और बहिर्श्वसन, ये वाली, रेजिडुअल वॉल्यूम को छोड़कर ये वाली वाइटल कैपेसिटी होती है, ठीक है। और कितनी होती है, 4800 ml, ठीक है। अब क्वेश्चन सोल्व की, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ये रहा प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ये रहा, इन दोनों के वॉल्यूम से नहीं। टोटल लंग कैपेसिटी, भाई टोटल लंग कैपेसिटी यहां से लेकर ये पूरी रेजिडुअल भी आ जाएगा इसमें, माइनस रेजिडुअल वॉल्यूम, रेजिडुअल वॉल्यूम ये घटा रहे हैं, मतलब इस पूरे में से ओनली ये घटा रहे हैं, तो अपने पास ये आ जाएगा ना, आएगा कि नहीं आएगा, वाइटल कैपेसिटी। तो सही जवाब हो गया ना, सही जवाब हो गया। ये गलत हो गया, ये गलत क्यों है, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये देखिए इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ये प्लस टाइडल वॉल्यूम, ये इन दोनों से थोड़ी मान आ जाएगा, नहीं आएगा। टोटल लंग कैपेसिटी, ये देखिए टोटल लंग कैपेसिटी, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ये घटा रहे, नहीं भाई। तो सही क्या है, टोटल लंग कैपेसिटी माइनस रेजिडुअल वॉल्यूम, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं, अगर ऑप्शन में ऐसे होता ना, IRV प्लस TV प्लस ERV तो भी सही होता, क्योंकि ये और ये इन तीनों का योग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। समुद्र तल पर रहने वाले लोगों में उनके रक्त के प्रति घन मिलीमीटर में 50 लाख लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं, जबकि 5400 मीटर की ऊंचाई पर रहने वाले लोगों में यह संख्या लगभग 80 लाख होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अधिक ऊंचाइयों पर क्या होता है, अधिक ऊंचाइयों पे कि जो मैदानों में रहने वाले हैं उनकी तुलना में अधिक ऊंचाई पर रहने वाले व्यक्तियों में आरबीसी की संख्या ज्यादा होती है, ठीक है। लोगों को सांस लेने के लिए प्रदूषण मुक्त वायु मिलती है जिससे अधिक ऑक्सीजन उपलब्ध होती है, नहीं। वायुमंडलीय O2 स्तर कम होता है जिससे जीवित बने रहने के लिए आवश्यक O2 के अवशोषण के लिए अधिक लाल रक्त कोशिकाएं चाहिए रहती है। यही क्वेश्चन अभी ऊपर भी किया था हमने, यही सही जवाब है अपना, ठीक है। यूवी विकिरण अधिक होती है, नहीं। लोग अधिक पोषक आहार लेते हैं, नहीं। बहुत जरा सा सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। एटमोस्फेरिक O2 लेवल इज लो ड्यू टू विच मोर रेड ब्लड सेल्स आर रिक्वायर्ड फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ O2। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन गलत है, गलत कथन छांटना है हमको, गलत कथन, गलत कथन। फेफड़ों में अवशेषी वायु से स्त्रियों के श्वसन की कार्य क्षमता मामूली सी घट जाती है, भाई घटती तो है, सही बात है। रेजिडुअल वॉल्यूम रह जाता है, थोड़ी सी कार्य क्षमता घट जाती है, अगर वो भी काम में आ जाए तो और बढ़िया बात है। पक्षियों में अश्वसनीय वायु थैलों का होना श्वसन की कार्य क्षमता बढ़ा देता है, सही बात है। उनमें एयर सैक पाए जाते हैं जो श्वसन में मदद करते हैं, जैसे लंग्स होता है ना अपने अंदर, जैसे ऐसे उनमें भी लंग्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर बैलून जैसी स्ट्रक्चर पाई जाती है बाहर, ये लंग्स के बाहर, ठीक है। तो ये सब क्या एयर सैक जो रेस्पिरेशन मदद करते हैं, क्योंकि इनमें भी वायु बढ़ जाती है, तो ये भी सही बात है। प्रतिधारा प्रवाह के सिद्धांत से मछलियों के गीलों में कार्यक्षम श्वसन में सहायता मिलती है, यस भाई। नौकाकार स्ट्रक्चर होती है मछलियों की, और धाराओं को काटते हुए जल की मात्रा उनके गिल से अच्छे से टकराती है, जिससे कि जल में उपस्थित O2 अंदर चली जाती है, तो उनको मदद मिलती है, ये भी सही बात है। कीटों में परिसंचारी देह तरल ऑक्सीजन को ऊतकों में वितरित करने का कार्य करता है, नहीं, यह गलत स्टेटमेंट है, यह गलत स्टेटमेंट है। अपन को गलत स्टेटमेंट पूछा है, इसलिए थर्ड गलत क्यों है यह स्टेटमेंट, क्योंकि इंसेक्ट्स में एब्सेंट होता है क्या, उनका रेस्पिरेटरी पिगमेंट, जैसे अपने अंदर रेस्पिरेटरी पिगमेंट है ना, हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन को बाइंड करता है, उनके अंदर ऑक्सीजन को बाइंड करने वाला पिगमेंट नहीं पाया जाता उनके फ्लूइड में, उनके हीमोलिम्फ में, उनके हीमोलिम्फ में उनका कोई पिगमेंट नहीं पाया जाता जो ऑक्सीजन को बाइंड करे। इंसेक्ट्स के अंदर
ऐसा नहीं होता है। तो क्या होता है, ऑक्सीजन कैसे लेते हैं, उनके अंदर ट्रेकियल सिस्टम पाया जाता है, जिसका नेटवर्क पाया जाता है पूरे शरीर के अंदर, वहीं से श्वसन हो जाता है, वहीं से गैसेस का डिफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, तो इसमें ये गलत स्टेटमेंट। अब चलिए आखिरी क्वेश्चन देख रहे हैं हम। मानव भ्रूण के हीमोग्लोबिन में, मानव भ्रूण के हीमोग्लोबिन में 4 के बजाय केवल 2 प्रोटीन इकाइयां होती है? नहीं भाई, हीमोग्लोबिन स्ट्रक्चर थोड़ी बदलती है। गलत स्टेटमेंट है। वयस्क की अपेक्षा ऑक्सीजन के लिए अधिक बंधुता होती है? वयस्क की अपेक्षा ऑक्सीजन के लिए अधिक बंधुता, यस। ज्यादा ब्रीथ करते हैं ना बच्चे, ज्यादा ब्रीथ करते हैं। अपन तो 12 से 14 ब्रीथ करते हैं पर मिनट, लेकिन चाइल्ड में क्या होता है, इन चाइल्ड वो लगभग 20 ब्रीथ करते हैं पर मिनट। ठीक है, तो वयस्क की अपेक्षा ऑक्सीजन के लिए बंधुता अधिक होती है बच्चों में, वयस्क की अपेक्षा ऑक्सीजन के लिए कम बंधुता नहीं। ऑक्सीजन के प्रति इसकी बंधुता उतनी होती है जितनी वयस्क में होती नहीं, उनमें बच्चों में बंधुता ज्यादा होती है। ठीक है, ये आप जनरल नॉलेज के लिए ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया है नीट 2008 में। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन हो चुके हैं अपने। नेक्स्ट लेक्चर में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें हम हृदय के बारे में और ब्लड के बारे में, बॉडी फ्लूइड के बारे में, मतलब ब्लड और लिम्फ के बारे में बात करेंगे। ठीक है, पोर्टल सिस्टम के बारे में बात करेंगे। तो आप ये क्वेश्चन सोल्व करना, और अगर कोई डाउट बनता है आपका तो आप डाउट पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। ठीक है, चलिए थैंक यू।